आईपीएस वीक की आज से होगी शुरुआत। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। पुलिस की चुनौतियां और उनके समाधान को लेकर होगी चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से की मुलाकात। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने का किया अनुरोध। रुद्रप्रयाग में मुफ्त उपचार के बजाय जिला अस्पताल में मरीजों से की जा रही अवैध वसूली। हड्डी रोग विभाग ने मरीजों से मांगे रुपए। अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के खिलाफ बिठाई जांच। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरे ने दी दस्तक। सुबह से शाम तक छाया रहा अंधेरा। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी देश में बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। अनिवार्य रूप से कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द एसओपी भी जारी होगी। कोरोना वायरस को लेकर सीएम धामी ने बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग की 12:30 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे भारत में अलर्ट जारी किया है, अलग अलग राज्यों से सतर्क रहने की अपील की गई है और सैंपलों की जांच करने की अपील भी की गई है। पड़ोसी देश में बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरीके से चीन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भारत में भी अब अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भी सीएम धामी ने महत्वपूर्ण बैठक आज स्वास्थ्य विभाग की बुलाई है। अनिवार्य रूप से अब कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द एसओपी भी जारी कर दी जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर सीएम धामी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग की 12:30 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले चीन में बढ़ रहे हैं और भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड में भी एहतियात के तौर पर सीएम धामी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं चीन में मामले बढ़ रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है, सीएम धामी ने भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, क्या दिशा निर्देश सीएम दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पड़ोसी देशों में कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत में भी चिंताएं बढ़ी है। और यही वजह है कि कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर स्वास्थ्य सचिव के जरिए तमाम राज्यों को जो पत्र लिखा गया था, उसमें तमाम जो एडवाइजरी है वो एक तरीके से दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से एहतियातन जो है बरता जा सकता है और कोविड के जो वायरस लगातार बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण कदम जो है राज्य सरकार जो है उठाएं, जिसमें टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो अधिक से अधिक की जाए, साथ ही साथ जो सैंपलिंग है उसको कलेक्ट करने की व्यवस्था की जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन है, यानी कि जो थर्ड डोज जिन लोगों को नहीं लगी है उनको जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है थर्ड डोज लगाई जाए। तो ये ऐसे निर्देश कहीं ना कहीं दिए गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर इसको दिखाई दिया है। और यही वजह है कि जो स्वास्थ्य महानिदेशक है उनके जरिए तमाम जो सीएमओ से दिशा निर्देश जारी किए गए कि किस तरीके से जो है कि जो केंद्र की गाइडलाइन है उसका पालन करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सैंपलिंग है उसका 10% यानी कि जो संक्रमित अगर पाए जाते हैं उसके 10% जो सैंपलिंग है उसको स्पेशल लेबोरेटरी में जो है टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें जो नया वेरिएंट एक तरीके से देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं लगातार चिंताएं बढ़ा रहा है। और चीन की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को मालूम है कि किस तरीके की वहाँ पर भयावह तस्वीर है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी जो राज्य सरकार है वो काफ़ी अलर्ट मोड पर नजर आई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर थे, आज सुबह वो देहरादून पहुंचे हैं। देहरादून पहुंचने के साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें कह सकते हैं कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एक तरीके से राज्यों को एडवाइस जारी की गई थी, तो ऐसे माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री के साथ
स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड सरकार महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे सकती है और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और माना जा रहा है कि उसके बाद एक तरीके से महत्वपूर्ण एसओपी जो है राज्य सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है, जिसमें चाहे टेस्टिंग को बढ़ाना हो या फिर सैंपलिंग के कलेक्शन की बात हो या फिर जो थर्ड डोज की वैक्सीनेशन है यानी जो बूस्टर डोज की उसकी वैक्सीनेशन में अगर कहीं कमी पाई गई है या फिर कुछ लोग छूट गए हैं तो युद्ध स्तर पर किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा सके जिससे कि इस नए वेरिएंट से जो है बचाव हो सके। सावधानी के तौर पर क्या पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं? हालांकि अभी इतने मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जैसे पहले स्थिति बनी वैसी स्थिति दोबारा ना बने, तो ऐसे में अब लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो हालांकि अभी है ही नहीं। तो क्या एसओपी में ये सब चीजें, जब एसओपी जारी कर दी जाएगी तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि मास्क का प्रयोग जो है किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की बात हो, ये तमाम ऐसे नियम हैं जिसको पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। तो माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लेंगे तो सारी बातें कहीं इन बातों को निर्देश भी जारी किया जा सकता है कि जो नई एसओपी आएगी उसमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि मास्क का प्रयोग हो, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनके रैंडम सैंपलिंग के साथ साथ वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की जाए जिससे कि टेस्टिंग की जो सुविधा है वो बढ़ाई जा सके। दूसरी तरफ जो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें देहरादून में के साथ साथ कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो है आते हैं, और ऐसे में इस समय अगर हम बात करें तो खासतौर पर मसूरी हो, नैनीताल हो या फिर कुमाऊं के एरियाज की बात करें या फिर गढ़वाल में औली की बात करें, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आकाश अनिवार्य रूप से कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होनी होगी। तो अगर उत्तराखंड में देखें तो क्या व्यवस्थाएं, कहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी? ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है जो महानिदेशक उसकी तरफ से तमाम सीएमओ को ये निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब सैंपलिंग बढ़ाने को लेकर के कहीं ना कहीं जोर दिया जाएगा कि अगर जो सैंपलिंग है उसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें ये तय किया गया है कि अगर कोई संक्रमित पाया जाता है, अगर संक्रमित जो पाया जाएगा उसके 10% जो सैंपलिंग है उनकी ये टेस्ट होना है। तो ऐसे में स्थिति अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो अभी इस समय इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोविड के मामले जो है बढ़े हों। तो ऐसे में स्थिति कह सकते हैं कि जो नई एसओपी है उसमें इसका प्रावधान किया जाएगा कि अगर जो संक्रमित पाए जाते हैं तो उन संक्रमितों में से 10% जो संक्रमित है उनकी ये टेस्टिंग की जाएगी। तो कह सकते हैं कि उसके बाद कहीं ना कहीं ये निर्देश भी दिए जाएंगे कि उन सैंपलिंगों को जो है किस तरीके से लेबोरेटरी में भेजा जाए और वहाँ पर उसकी जाँच हो, और अगर उसमें जो नए वेरिएंट की अगर पुष्टि होती है तो सब बातें कहीं ना कहीं एहतियातन के तौर पर जो तमाम बिल्कुल कह सकते हैं कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में भी सीएम धामी सजग हो गए हैं और आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखने वाली बात होगी स्वास्थ्य महकमे को क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आईपीएस वीक का आज शुभारंभ होगा। सीएम धामी आईपीएस वीक का शुभारंभ करेंगे। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पुलिस की चुनौतियां और उनके समाधान को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। तो देहरादून से खबर बता रहे आईपीएस वीक का शुभारंभ आज होने जा रहा है। सीएम धामी इसका शुभारंभ करेंगे। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, आईपीएस वीक का आज शुभारंभ होने जा रहा है, बड़ी सौगात भी है पुलिसकर्मियों के लिए। हाल ही में हमने देखा था कि आईएएस वीक का शुभारंभ हुआ था, उसमें तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे कि जिसमें कहा गया था कि फाइलों की पेंडेंसी को जो है दूर किया जा सके और साथ ही साथ जनता के बीच में किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट किया जा सकता है। अधिकारी इस पर ध्यान दें। आज से आईपीएस वीक की शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आईपीएस को लेकर जो तमाम दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो इस बार आईपीएस वीक की जो थीम रखी गई है वो चुनौती और सहायता जो है इसकी थीम रखी गई है कि किस तरीके से पुलिस के पास आने वाले समय में चुनौतियां हैं उसको लेकर, चाहे साइबर क्राइम की बात हो या फिर ड्रग्स की बात हो, ये तमाम ऐसे चुनौतियां हैं जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस को पार पाना है। तो उसमें किस तरीके से जो है उन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड पुलिस निभाए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। दूसरी तरफ सहायता यानी कि जनता के बीच में किस तरीके से अपने कनेक्ट बनाए जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जनता कहीं ना कहीं चाहे पुलिस थाने हो या फिर पुलिस कर्मियों से बात करने में हेजिटेशन महसूस करती है और कहीं ना कहीं डर का जो है माहौल रहता है कि अगर वो थाने जाएगा तो कहीं ना कहीं उस तरीके का वातावरण उसे नहीं मिल पाता है। तो कह सकते हैं कि कोशिश होगी कि तमाम लोगों की सहायता किस तरीके से की जा सके, उसको लेकर के तमाम जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं किए जाएंगे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी निर्देश दिए जा सकते हैं आज की बैठक में, जिस तरीके से सुशासन दिवस के तौर पर यह तय किया गया है कि तमाम जो अधिकारी हों, मंत्री हों या फिर विधायक हों वो ग्राम चौपाल लगाएं, जनता के बीच में जाए, जनता की समस्याएं सुने, उसका निस्तारण करें। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो पुलिस के कप्तान हैं या फिर
थाना प्रभारी हो गया या फिर एसएसपी हो गए या एसपी हो गए, ये तमाम लोग भी जो है जनता के बीच में जाएँ, उनकी समस्याएँ सुनें, अगर किसी तरीके की परेशानी है तो उसको एक तरह से दूर करने की कोशिश की जा सके। तो कह सकते हैं कि आज महत्वपूर्ण दिन है, आईपीएस का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें जो थीम है इस बार चुनौतियाँ और सहायता रखी गई है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों पर जो है मंथन किया जाएगा और एक तरीके से मुख्यमंत्री तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो एक तरीके से जारी कर सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। जहां नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने औद्योगिक विकास के लिए मिल रहे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनवाने का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध वसूली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग के कर्मचारियों ने पट्टी बदलने के एवज में मरीज से पैसे की मांग की, जिसकी जानकारी मिलती ही चिकित्सालय प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। सीएमएस डॉक्टर राजीव पाल सिंह का कहना है कि मामला विधायक, जिला अधिकारी और सीएमओ के संज्ञान में है और जिला अधिकारी की संस्तुति के बाद सीएमओ की ओर से पूरे मामले में जांच बैठाकर कार्रवाई की जा रही है। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी, दवाई भी बाहर से। ये मामला जो है पैसे लिहाजा पैसे लेने का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार के जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पर जो है कार्रवाई अमल की जाए। हमारे सीएमओ साहब को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए हैं, जो हमारे चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ये जांच करके मुझे आप जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे और तदनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये मामला जो है उन्होंने भी उठाया था, हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। उन्होंने कहा विगत 3-4 साल से ये मामले इस प्रकार के जो है घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहता है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही वाहन चालकों को भी गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा के बाहर धरने पर अड़े बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस द्वारा बलपूर्वक उठाकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया गया। वहीं बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में अभी तक लीपापोती की जा रही है। विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे तमाम संदेह के घेरे में हैं। शहजाद ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी करे, कितना ही बड़ा हो और कितना ही पुराना हो, वो भ्रष्टाचार ही होता है। जितनी भी नियुक्ति हुई हैं, आज वो सारी संदेह के घेरे में है और जो अध्यक्ष विधानसभा ने कार्रवाई करी है वो बहुत ही उचित है। लेकिन उन परिवारों के प्रति जिन्होंने बरसों लगाने के बाद आज अपना रोजगार खोया है, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो लगे कैसे थे। अगर उनकी कोई क्षतिपूर्ति बनती है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि खाली कर्मचारियों को घर भेजने से ही इसकी खाने पूर्ति हो जाएगी।
आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में यात्रियों के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर की पौड़ी की भव्यता और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित कार्यों से हटाने की कार्रवाई जारी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के आचार्य ने सरकार के कार्यों की सराहना की है। साथ ही कहा कि धर्म नगरी में कॉरिडोर बनने से पर्यटन में विकास होगा और कॉरिडोर बनने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। प्राचीन जितने मंदिर हैं भारत के, सब जगह भारत सरकार और राज्य सरकारें इस ओर अग्रसर हैं। तो वहाँ अगर विकास का कार्य होता है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ये सराहनीय योग्य कदम है। राज्य सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। तो जो पर्यटक लोग हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा, उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है और शीघ्र ही इसके कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें काफ़ी रुचि ली गई है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के लोहाघाट में पुलिस के साथ कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। ये घटना नानी बोरा पुल के पास की है, जहां सफेद कार में बैठे नकाबपोश बदमाशों ने वन दरोगा को पकड़ लिया। वहीं इस घटना में दरोगा और स्थानीय लोग बड़ी दहशत में हैं। दरोगा ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने को कहा है। बलाइन पुल के पास वर्तमान में सब्जी की दुकान है वहां पे। तो एक सफेद रंग की कार थी। जैसे ही मैं गाड़ी क्रॉस करने लगा तो अगल बगल से दो आदमियों ने मेरे को पकड़ा। आनंद फानंद में मुझे इतनी घबराहट हो गई थी कि मैं गाड़ी का नंबर और ये सब नोट नहीं कर पाया। मुझे आश्वासित किया गया है कि थाने से कि हम इसमें सामान्य नागरिक हैं या जो भी कर्मचारी सुरक्षित रहे, उनके लिए हम प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये लूटपाट का मामला ज्यादा मुझे लगता है। आगे बढ़ेंगे। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर पर्यटन विकास से संबंधित गतिविधियां न होने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पौड़ी जिला पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो पाया। सरकार ने जो पर्यटन की दृष्टि से नए क्षेत्र बनाने की घोषणा की थी, वे सारे अधूरे पड़े हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पौड़ी जिले का लैंसडाउन क्षेत्र है, क्योंकि यहां सरकार को कई पर्यटन से संबंधित विकास योजनाओं के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो पाया है। विधायक ने कहा कि सरकार को नए पर्यटन क्षेत्र विकसित करने चाहिए ताकि लोग इन पर्यटक क्षेत्रों में आ सकें। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन में एक झील का प्रस्ताव सरकार को दिया जा चुका है, लेकिन उस पर भी अभी तक काम नहीं हो पाया है। देखिए, लैंसडाउन में मेरे एक प्रस्तावित झील है और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो उसमें कोई आगे परवान नहीं चढ़ पाया है। और मैं प्रयासरत हूँ कि अगर वो झील बन जाएगी तो ये नैनीताल की कमी पूरी कर सकता है। और इसके साथ साथ वहाँ पर आवासीय व्यवस्था और नई जगह एक वाटरफॉल का मैं वहाँ पर निर्माण कर रहा हूँ, तो सरकार अगर ध्यान दे तो उससे भी लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको नया व्यवस्था करके हम आगे लोगों पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। लैंसडाउन में पर्यटक बहुत संख्या में आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आगे इसका और भी भविष्य है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा गंभीर प्रयास हो ताकि वहां पे पर्यटक रुक सके, 2-3 दिन तक अपना एंजॉय कर सकें। लेकिन ये मैं वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं, ये हमारी कमी है कि अभी तक हम यहाँ पर जो है मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में 25 दिसंबर तक तहसील दिवस मनाया जा रहा है, जहां जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेगी। साथ ही फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिला अधिकारियों के सामने रखी। वहीं अधिकांश शिकायतों को तुरंत हल कर दिया गया
और बची हुई समस्याओं को 15 दिन के अंदर हल करने के निर्देश दिए गए। जहां जिला अधिकारी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। साथ ही लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और लोगों की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। तहसील दिवस के कार्यक्रम में बड़कोट में आज आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में आज लोग आए हैं और अभी तक 47 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ सुझाव भी लोगों द्वारा दिए गए हैं और संबंधित विभागों को मौके पर ही कार्रवाई हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। रास्तों और सड़कों की स्थिति को लेकर कुछ शिकायतें ऑल वेदर रोड के कारण जो परिसंपत्तियों का आसपास नुकसान हुआ है उससे संबंधित भी है। कुछ शिकायतें शिक्षा विभाग समाज कल्याण को लेकर हैं अध्यापकों की, और प्रयास यही है कि जिन भी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जा सकता है वो किया भी जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में छात्र संघ के 6 पदों के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसकी जानकारी छात्र संघ निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस रावत ने दी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए अंशुल भंडारी, धीरज सिंह और उपाध्यक्ष पद के लिए नीरज सिंह, गौरव सिंह विष्ट और कोषाध्यक्ष पद के लिए अंजलि नेगी, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के लिए कनिष्का और किशन सिंह ने नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य रचना नौटियाल ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जबकि 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान करवाया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।